हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के जो पेपर होने वाले हैं उस पेपर में। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और यहाँ पर इन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी में बात करें अगर, तो यहाँ पर जो है एक गद्य और एक पद्य आता है। तो इन गद्य और पद्य में से ही ढूंढ के हमें क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले प्रश्न नंबर 91 से 99 तक क्या है। तो ये गद्यांश से लिए गए प्रश्न हैं। आइए गद्यांश एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं गद्यांश की ओर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने पर अपने कमेंट हमें ज़रूर लिख के भेजें। आइए चलते हैं पैराग्राफ पर। और पैराग्राफ क्या कहता है कि लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं में से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार और साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। तो लघु उद्योग को एक और नाम से जाना गया, तो वो क्या है? कुटीर उद्योग। गाइस, आप सब इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनेंगे, इन्हीं में से आपको आंसर देना होगा। आइए चलते हैं आगे के पैरा पर। और ये कहता है कि इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोज़गार मिल सकेगा। तो ये था हमारा पैराग्राफ, जो कि मैंने आप सभी के लिए पढ़ दिया ताकि आपको प्रश्न का उत्तर देने में ईजी हो। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 91 पर। और ये कहता है कि उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, जिन्हें अल्प लाभ मिलता है, जो अल्प अवधि तक चल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि उन उद्योगों को लघु उद्योग कहते हैं। तो किसको कहेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं, जो कम साधन का उपयोग किया जाए वहाँ पर क्या होगा? वो लघु उद्योग कहलाएगा या फिर कुटीर उद्योग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 92 की ओर। और प्रश्न नंबर 92 कहता है कि मशीनीकरण से तात्पर्य है। तो मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है मशीनों की अधिकाधिक खरीद, दूसरा है मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, तीसरा है मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, चौथा है मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शंस हैं उनका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 92 का, वो क्या है कि मशीनीकरण का मतलब है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यही हमारा मशीनीकरण कहलाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 93 की ओर, जो कि इसी पैराग्राफ से लिया गया हुआ क्वेश्चन है। ये कहता है लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी?
तो पहला ऑप्शन कहता है समय का सदुपयोग किया जा सके। दूसरा है किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके। तीसरा है मशीनीकरण का विरोध किया जा सके। चौथा है लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो प्रश्न नंबर 93 का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन, यानी लोगों को आर्थिक रूप से क्या बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, यही इसका उद्देश्य है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 94 की ओर। और ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है, क्योंकि यहाँ युवा वर्ग को मशीन पर काम करना नहीं आता, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोगों की संख्या अधिक संख्या में है। तो ये 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा तो वो ए वाला होगा, क्योंकि यहाँ लोग क्या हैं, बेरोज़गार हैं, लोगों को काम की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 95 की ओर। और प्रश्न नंबर 95 कहता है कि विषमता का विपरीतार्थी है। तो विषमता का विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द क्या होगा, ये बताना है। इसके लिए पहला ऑप्शन कहता है प्रतिकूलता, दूसरा कहता है सामान्यता, तीसरा कहता है समानता और चौथा कहता है असमानता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समानता, यानी समानता का उल्टा क्या होगा, विषमता। तो ये इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 96 की ओर। और प्रश्न नंबर 96 क्या कहता है, तो ये कहता है कि समृद्ध शब्द में भाव है। तो समृद्ध शब्द में कौन सा भाव है ये बताना है। तो आइए जानते हैं इसके लिए ऑप्शंस। और पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि धनी होने का, दूसरा कहता है समर्थ होने का, तीसरा कहता है रोजगार पाने का और चौथा कहता है खुशहाल होने का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा, जो सही उत्तर है वो है हमारा इन 4 ऑप्शंस में से समृद्ध शब्द में भाव कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है धनी होने का, ये वाला सही उत्तर होगा। धनी होने का ये सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 97 की ओर। और प्रश्न नंबर 97 कहता है कि अल्पता शब्द है। तो अल्पता शब्द क्या है, पहला कहता है तद्भव, दूसरा कहता है तत्सम, तीसरा कहता है देशज, चौथा कहता है विदेशी। तो प्रश्न नंबर 97 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये क्या है, तत्सम शब्द है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 98 की ओर। ये कहता है कि कौन सा युग्म शब्द युग्म शेष से भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है, दिन रात, भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता। तो इनमें से कौन सा भिन्न है प्रश्न नंबर 98 का, तो वो है भारी भरकम, ये इससे मेल नहीं खाता इस शब्द युग्म से। आइए चलते हैं इस गद्यांश के अंतिम प्रश्न की ओर। और इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि गद्यांश के अनुसार प्रशय शब्द का भाव क्या है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन इसके लिए कहता है संरक्षण देना, दूसरा ऑप्शन इसके लिए कहता है नियुक्त करना, तीसरा कहता है अनुमोदन करना और चौथा कहता है स्वीकृति देना। तो यहाँ पर संरक्षण देना ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर कहलाएगा। और ये प्रशय का भाव है, ये प्रशय शब्द का मीनिंग है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये गद्यांश के माध्यम से जो प्रश्न थे वो आपको समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं आगे के प्रश्नों पर, प्रश्न नंबर 100 पर। और प्रश्न नंबर 100 क्या है कि ये जो है कहता है कि पूरी पाठ्यचर्या में गाइस, ये जो क्वेश्चन सब लिए गए हैं ये पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आइए इन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता पूरी पाठ्यचर्या में, ये क्या है। तो पहला ऑप्शन इसके लिए कहता है आकलन निर्माण, दूसरा ऑप्शन कहता है मूल्य निर्धारण, तीसरा कहता है ज्ञान निर्माण और चौथा कहता है व्याकरण निर्माण। तो यहाँ पर जो सबसे सही सटीक उत्तर होगा वो होगा मूल्य निर्धारण, यानी पूरी पाठ्यचर्या में मूल्य निर्धारण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं
प्रश्न नंबर 2 की ओर यानी 101 की ओर, जो कि हिंदी का ये गद्यांश के बाद का प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 101 क्या कहता है? ये कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किसमें आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है ये बताना है। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का सही तरह से निर्वाह करना, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा कहता है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। तीसरा ऑप्शन कहता है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। और चौथा ऑप्शन यहाँ कहता है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो इन 4 प्रश्नों में से जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के क्या करें, उनको अवसर प्रदान करें। यही सबसे बेस्ट उत्तर होगा। अवसर क्या है? तो अवसर यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड भी कुछ ऐसे ट्रिक की तरह काम करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सीटेट एग्ज़ाम के पहले ये जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं और जो नेगेटिव वर्ड होते हैं इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे दूँगी, नोट करवा दूँगी। एक पर्सनली एक इस पे वीडियो बना दूँगी जिससे आपको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। गाइस यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आप सभी को अवेलेबल करा दूँगी। तो आइए अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 102 की ओर। और प्रश्न नंबर 102 क्या कहता है? ये कहता है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? तो ये तो बात हो गई समावेशी कक्षा की। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहला है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। तो आप जानते हैं समावेशी कक्षा में क्या होता है कि अगर बच्चा दूसरी भाषा में बोल रहा है तो आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर सबसे सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 103 की ओर। और ये क्या कहता है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य नहीं है ये बताना है। तो पहला है भाषा की संरचना की समझ, दूसरा है भावात्मक संबंध, तीसरा है वर्णमाला याद करने का कौशल और उसके बाद चौथा ऑप्शन है अनुमान लगाने का कौशल। तो आप जानते हैं कि याद करना एक क्या है? निगेटिव वर्ड है, यानी यहाँ पर ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा, नहीं है। तो याद करना कभी भी ये हमारा पार्ट नहीं होता है बच्चों के लिए। तो ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वर्णमाला याद करने का कोई कौशल यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं रखता। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 104 की ओर। और ये क्या कहता है? द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो पहला जो है संक्रियात्मक, दूसरा कहता है संज्ञानात्मक सीमित, तीसरा कहता है संज्ञानात्मक विस्तृत और चौथा कहता है संक्रियात्मक सीमित। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सी वाला उत्तर, यानी पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स में हम भरेंगे संज्ञानात्मक विकास और दूसरे में भरेंगे विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ये हमारा 104 का सही उत्तर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 105 की ओर। और प्रश्न नंबर 105 क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो पहला जो ऑप्शन इसके लिए है संयुक्ताक्षरों की पहचान, दूसरा है लिपि से परिचय, तीसरा है 12 खड़ी से परिचय, चौथा कहता है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। तो यहाँ पर जो वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान है इसके बिना हम क्या कर सकते हैं? इसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की ओर। और ये क्या कहता है कि भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणी है। तो भाषा और विचार के संबंध में किसने अपना कॉन्सेप्ट दिया, किसने थ्योरी दी? तो पहला ऑप्शन कहता है वाइगोस्की, दूसरा कहता है पियाजे, तीसरा कहता है स्किनर, चौथा कहता है चोम्स्की। तो भाषा और
विचार के संबंध में जो चर्चा में सबसे आगे थे वो कौन थे? तो वो थे हमारे वाइगोस्की साहब, यानी कि यहाँ पर ए वाला उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की ओर। और ये कहता है कि सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में ही एक भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये ऑप्शन के थ्रू हम समझेंगे। पहला ऑप्शन कहता है वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं उनकी माताजी। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है वह सिद्धार्थ को भाषिक परिवेश से किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। और उसके बाद जो डी वाला ऑप्शन कहता है वो कहता है कि वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा तो वो क्या होगा कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रही हैं। ये सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 107 का। आइए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 108 की ओर। और प्रश्न नंबर 108 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, पहला ऑप्शन कहता है शब्द को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। दूसरा है लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। तीसरा है लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें। चौथा है अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सबसे सही उत्तर है 108 का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी लिखी छपी सामग्री का जो अर्थ है वो उसे ग्रहण कर सकें, यानी अर्थ ग्रहण करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 109 पर। और प्रश्न नंबर 109 क्या कहता है? ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है? सुलेख पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा है वर्तनी। तीसरा है मौलिक विचार। चौथा है श्रुतलेख। तो यहाँ पर जो मौलिक विचार वाला ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है प्राथमिक स्तर पर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की ओर। और ये क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो गाइस यहाँ पर जो पहला ऑप्शन कहता है वो है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। दूसरा कहता है रेडियो समाचार सुनना। तीसरा कहता है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। डी ऑप्शन कहता है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो प्रश्न नंबर 110 का जो सही उत्तर होगा आप सभी जानते हैं, कहानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया को क्या करेंगे? जानेंगे। ये हमारा सबसे अच्छा तरीका है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की ओर। और ये कहता है कि वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। तो पहला है स्थायी, दूसरा है गौड़, तीसरा स्थिर, चौथा अस्थायी। तो प्रश्न नंबर 111 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन, यानी स्थिर होती है। वाणी हमारी क्या होती है? स्थिर होती है। आइए चलते हैं समावेशी कक्षा यानी कि बहुभाषी कक्षा से क्या समझते हैं आप, ये यहाँ पर पूछा है। पहला ऑप्शन कहता है जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तीसरा कहता है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो और जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सबसे सही उत्तर है आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक घर के बच्चे अलग अलग बोली बोलते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करना, सम्मान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी भाषा को बहुभाषी कक्षा में शामिल किया जाता है। तो ये सबसे सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 112 का। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की ओर। और ये कहता है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती हैं। तो क्यों होती हैं ऐसा बताना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है भाषा क्षमता, दूसरा है ज्ञान क्षमता, तीसरा है व्याकरण क्षमता, चौथा है तर्क क्षमता। तो इन चार ऑप्शंस में से राइट आंसर कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो आइए जान लेते हैं कि
सबसे पहले कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए हम जानेंगे। पहला बहुभाषी, हम प्रश्न नंबर 113 पर थे, तो प्रश्न नंबर 113 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा क्षमता यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 13 के लिए। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 114 की ओर, और ये कहता है कि भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो पहला है बहुभाषी, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा है नैतिक। तो किस में रख के देखेंगे, तो बहुभाषी इसका बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं, एक पैराग्राफ है जो कि हमारा पद्य से ही लिया गया है, और ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं। गाइस यहाँ पर ये पद्यांश है और मैंने यहाँ पर आपको गद्यांश कह दिया, तो इसके लिए सॉरी। ये एक पद्य है। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। फैला कर के हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है, बहती नदियाँ से पानी पी प्यास बुझाना आसान है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। गाइस ये यहाँ पर पद्यांश का कुछ लाइंस दिया हुआ है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 115 से लेकर 20 तक की उत्तर देने हैं। कवि किसे नमन कर रहा है, कवि उन्हें नमन कर रहा है जो पहला है सरल मार्गों पर चलते हैं, दूसरा है दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, तीसरा है लाखों दीपक जलाते हैं, चौथा है लहरों पर नाव चलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 115 का जो सही उत्तर है आप जानते हैं कि वो क्या करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। ये हमारा बी वाला उत्तर सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 116 की ओर। ये कहता है कविता में बैसाखी का क्या भाव है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है एक फसल, एक महीना, सहारा या फिर सीढ़ी। तो प्रश्न नंबर 116 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सहारा, यानी बैसाखी के सहारे लंगड़े भी क्या कर लेते हैं, सहज रास्तों पर चल लेते हैं। बैसाखी क्या करता है, उन्हें चलने में सहारा देता है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की ओर। ये कह रहा है पानी पी प्यास बुझाना आसा है में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, पहला है रूपक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा मानवीकरण, चौथा है उपमा। तो प्रश्न नंबर 117 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आप जानते हैं एक से अधिक बार यहाँ पर पा आया है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर होगा, शब्दों वर्डों का रिपीटिशन हुआ है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की ओर, और ये कहता है कि समाज उन्हें सदा सम्मानित करते हैं जो क्या करते हैं, नित्य नए कुएं खोदते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कामों से सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 118 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अपने कामों से सबका क्या करते हैं, वो हित करते हैं, कल्याण करते हैं। ये सी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 119 की ओर, और ये कहता है कि कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है क्योंकि स्वयं अपने लिए साधन जुटाते हैं, दूसरा है लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, तीसरा है बैसाखी के सहारे चलते हैं, चौथा है परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। तो प्रश्न नंबर 119 का डी वाला ऑप्शन क्या है, अपने परिश्रम से वो क्या करते हैं, बहारों को भी लौटा कर ले आते हैं। आइए चलते हैं इस पद्य के अंतिम और इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चंस की ओर, और वो क्या कहता है नौसिखिया है। तो नौसिखिया क्या है ये बताना है। नया सीखने वाला पहला ऑप्शन, दूसरा नौ विषय जानने वाला, तीसरा नए विषय पढ़ने वाला, और चौथा है नया सिखाने वाला। तो यहाँ पर आप जानते हैं नया सीखने वाला जो है वो क्या कहलाएगा। गाइस यहाँ पर
ए वाला उत्तर सही होगा। नया सीखने वाला नौसिखिया होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ गाइस आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मैं देती रहूँ। और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। गाइस आप सब हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आगे से आगे तक बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।